वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं बिड एंड ऑफर के साथ क्रॉस रेट्स जो है वो कैसे डिटरमिन होते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो आस्क रेट है एक्स वाई का वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है। अगर आपके पास आस्क रेट गिवन हो एक्स जी का, उससे आपने डिवाइड करना है बिड रेट से वाई जी के। अगर उसी का बिड रेट फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक्स जी का बिड रेट डिवाइड होगा वाई जी के बिड रेट से। इसको हम अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पी के आर यूएसडी 160 162 और हमारे पास है पी के आर जीबीपी 202 और 204। ठीक है, तो ये फर्स्ट करते हैं हमारे पास रेट्स गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमें यूएसडी जीबीपी फाइंड आउट करना है या जीबीपी यूएसडी वटेवर जो हमें, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बिड आस्क सिनारियो। सो बिड आस्क सिनारियो में पहले आपको ये समझना है कि अगर आप पी के आर जीबीपी को डिवाइड करेंगे पी के आर यूएसडी से, तो आपका ये कैंसिल हो जाएंगे। जो फोर्थ डिवाइजर है वो ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा यूएसडी जीबीपी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली पी के आर जीबीपी को पी के आर यूएसडी से डिवाइड करना है, तब हमें यूएसडी जीबीपी मिलेगा। सो अब इसका अगर मुझे बिड रेट चाहिए और आस्क रेट के हिसाब से, बिड और आस्क के हिसाब से मुझे इस तरह के फॉर्मूला में इसको एडजस्ट करना है, तो ये तो कंफर्म है कि मुझे पी के आर जीबीपी को पी के आर यूएसडी से डिवाइड करना है। तो दोनों केसेस में नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी सेम रहेगी। अब असल फ़र्क है यहाँ पे किसको किस रेट से डिवाइड करना है। सो अगर मुझे आस्क रेट चाहिए तो यहाँ पहले आस्क होना चाहिए और नीचे बिड हो, और अगर मुझे बिड रेट चाहिए तो यहाँ बिड होना चाहिए और उसको आस्क से डिवाइड करना। इसका मतलब ये है कि पी के आर जी बी पी का आस्क रेट क्या है 204, मुझे चाहिए 204, उसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, किससे, पी के आर यूएसडी के बिड रेट से। बिड रेट पी के आर यूएसडी का 160 है, तो 160 आ जाएगा। तो इसके रिजल्ट से जो चीज़ मुझे आएगी वो मुझे मिलेगी, आस्क रेट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका बिड रेट चाहिए यूएसडी जीबीपी को फाइंड आउट करने के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन ये थी पी के आर जीबीपी बिड रेट क्या है जी 202, that needs to be divided by PKR USD's ask rate। so ये ask rate है आपका 162 का, 162 से आप डिवाइड करेंगे, सब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 204 को आपने डिवाइड करना है 160 से, तो वो आता है 1.275। ठीक है, और अगर आपको उसका बिड रेट चाहिए तो आप कह रहे हैं कि 202 को डिवाइड होना है 162 से, तो वो आता है 1.246914। तो अब आप बड़े आराम से अपने रिजल्ट्स लिख सकते हैं कि यूएसडी जीबीपी जो है वो बेसिकली 1.246914 है और डैश 1.275 है। तो ये डैश बेसिकली माइनस साइन नहीं है, दिस इज़ अ डैश। डैश मीन्स कि सेपरेटर है,
बिड और आस्क रेट के दरमियान में जो सेपरेटर है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब हमें क्लियरली बता रहा है कि ये पहला बिड रेट है और दूसरा आस्क रेट। तो अब अगर हम क्रॉस रेट्स की मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास n एक्सचेंज रेट्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे i और j का एक्सचेंज रेट चाहिए तो मैं i और z को और j और g को जो है वो डिवाइड करूँगा तो मेरे पास i और j का आ जाएगा। इसमें इस बुक में उसने जो एग्जाम्पशन लिया है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल ली थी तो उसमें हमने कहा था न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले पी के आर कैंसिल हुए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली आपको ध्यान में रखना है कि हर दफ़ा जो है वो डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होंगे, कभी न्यूमरेटर भी कैंसिल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कैंसिलेशन के लिए आपके पास कोई सिचुएशन ही नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पी के आर USD दिया हुआ और फिर दिया हुआ GBP PKR। तो अब ये आप जितना भी डिवाइड करना चाहेंगे इनको, ये जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते। आप इन दो में से किसी एक रेट को जो है वो इनडायरेक्ट में लेंगे और फिर आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिज़ायर्ड रेट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इनडायरेक्ट में कोट करूँगा तो ये GBP PKR सॉरी USD PKR हो जाएगा। तो USD PKR को अब मैं GBP PKR से डिवाइड करूँगा तो PKR कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास USD GBP आ जाएगा। तो इसलिए बाज़ औक़ात आपको इनडायरेक्ट रेट किसी एक करेंसी का फाइंड आउट करके फिर डिविजन्स करनी पड़ती है, फिर जाके आपके क्रॉस रेट्स फाइंड आउट होते हैं। हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपका XI और XJ का रेट आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर्स कैंसिल होंगे तो ये वाला जो XJ होगा ये पहले आएगा। तो इसका मतलब फिर XJ और XI का आपके पास रेट आएगा। सब अगर आप फॉरेन करेंसी में पोजीशन कीपिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो वो क्या है? सो एक नॉस्ट्रो अकाउंट है विच इज़ हेल्ड बाय अ डीलर एट अ करस्पॉन्डिंग बैंक। ठीक, तो जो डीलर है उसका हमेशा नॉस्ट्रो अकाउंट होता है किसी भी बैंक में, और जो वॉस्ट्रो अकाउंट है वो बैंक हेल्ड करता है किसके बिहाफ पे? फॉरेन डीलर के बिहाफ। तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो क्या है? नॉस्ट्रो अकाउंट डीलर का होता है हमेशा किसी भी बैंक पे, और जो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, जो वाइस वर्सा बेसिकली है, दैट इज बीइंग हेल्ड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन डीलर। ठीक है, वो भी डीलर का ही, लेकिन फॉरेन डीलर है। तो इसका मतलब है कि ये डोमेस्टिक डीलर है और वो फॉरेन डीलर है। अब अ शॉर्ट पोजीशन कब क्रिएट होती है? व्हेन द डीलर बोरोज अ करेंसी एंड सेल्स इट। जैसे अभी हम ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में आगे चल के हम देखेंगे कि आपकी दो पोजीशंस हैं बेसिकली। एक कहलाती है शॉर्ट पोजीशन जिसमें पहले आप सेल करते हैं और बाद में आप बाय करते हैं। अब मसला ये है कि आपके पास सेल करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आप वो बोरो करते हैं सेल करने के लिए। सेल कर दिया, जब आप बाय करेंगे तो आप अपना लोन वापस कर दें। ठीक, तो ये इसमें शॉर्ट पोजीशन में कॉन्टेक्स्ट होता है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप सेल कर रहे हैं तो उसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, जिसमें आप पहले बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं। सो ये आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग पोजीशन है जिसे हम लॉन्ग पोजीशन कह रहे हैं, जिसमें हम फिज़िकल गुड परचेज़ करते हैं, किसी और जगह ले जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। उम्मीद ये होती है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें भी उम्मीद ये होती है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन उसमें ये भी चांस आपको नज़र आ रहा होता है कि आप जो है उसको पहले सेल करोगे बाय करने के लिए। तो सेल आप हमेशा हाई प्राइस पे करोगे और बाय आप
लो प्राइस पे करेंगे। ओके जी, पोजीशन कीपिंग जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, आप अपनी पोजीशन को मॉनिटर कर रहे हैं हर करेंसी, ठीक, यानी आपने फर्स्ट करें यूएस डॉलर्स बाय किए हुए हैं, तो आप मॉनिटर किए हुए हैं कि प्राइस क्या बिहेवियर कर रही है, अप डाउन हो रही, आप यहाँ पे चाहते तो आप यहाँ सेल कर सकते थे क्योंकि आपने यहाँ पे बाय की थी, लेकिन आपने अपनी पोजीशन विद होल्ड रखी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन कीपिंग। फिर अपोजिशन इज नेट क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ करेंसी होल्डिंग राइजिंग फ्रॉम डील्स। अब ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल पोजीशन है वो नंबर ऑफ करेंसीज में ट्रेडिंग की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने यूएसडी भी बाय किए हुए हैं, जीबीपी भी बाय किए हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो आपने सेल किया हो। सो इन तीनों का जो ओवरऑल कम्बिनेशन है वो आपका क्यूमुलेटिव टोटल है, ठीक है, और वो आपको बताएगा कि आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं या लॉस में। सो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, क्या पता यहाँ लॉस हो रहा हो, एंड वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ओवरऑल पोजीशन देखनी है, आपको ये देखना है कि आपने 1 लाख लगाया था, आपका अकाउंट इस वक्त 1,05,000 है, तो कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको इससे गर्ज नहीं है, आपको ये नज़र आ रहा है कि क्यूमुलेटिवली मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, तो ये वो आपकी पोजीशन आ गई। अब ब्लॉटर एक टर्म है, इट इज़ बेसिकली अ शेड्यूल यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सो हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो है वो आपको बताएगा। तो यूएसडी में आपकी क्या पोजीशन है, जीबीपी में आपकी क्या पोजीशन है, न्यूजीलैंड डॉलर में आपकी क्या पोजीशन है। सो ये आपको यहाँ पे हर एक का प्रॉफिट लॉस हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग से अगर वो कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ब्लॉटर यूज़ कर रहे हैं। ब्लॉटर ये कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ना सिर्फ ये कि अभी करंट पोजीशन का, वो पास्ट में जितनी भी आपने ट्रेड की है उसके भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो बेसिकली ये आपकी बुक ऑफ अकाउंट हो गई। इसी तरह पोजीशन स्क्वेयरिंग क्या है? स्क्वेयरिंग है जब आपको प्रॉफिट या लॉस रियलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाय कर लिया है तो आपने सेल कर दिया, या आपने सेल किया था तो उसको काउंटर ट्रांजैक्शन बाय कर लिए। सो इसको स्क्वेयरिंग को बेसिकली क्लोज पोजीशन भी कहते हैं, ये पोजीशन क्लोजिंग भी है। पोजीशन इसमें आपकी क्लोज हो जाएगी। सो अब क्लोज कैसे हो सकती है? शॉर्ट पोजीशंस को बाय करने से, यानी जो सेल किए थे उनको बाय करने से, या जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको सेल करने से, यानी जिनको बाय किया था उनको सेल करने से, तो ये क्लोज हो जाती है आपकी पोजीशंस, या स्क्वेयरिंग कहलाता है। उनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वट एवर, ये बात का मसला है, लेकिन आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। फिर वैल्यूएशन इज द कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस यूजिंग द एवरेज रेट्स। वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट लॉसेस एवरेज रेट्स को यूज़ करके। अनरियलाइज्ड किस सेंस में? अनरियलाइज्ड इसलिए है कि आपकी अभी ओपन पोजीशन, आप बाय कर रहे हैं, सेल नहीं किया, आपने सेल किया था, आपने अभी तक बाय नहीं किया। इसका जो प्रॉफिट या लॉस का जो सिचुएशन आ रही है ओपन पोजीशंस की, वो बेसिकली आपको वैल्यूएशन बताती है। ये हम अभी पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस कर गए कि हर ट्रांजैक्शन का अलग से आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताता है। तो ब्लॉटर रिकॉर्ड रख रहा था, और अगर मैं इसको क्यूमुलेटिवली देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि 1 लाख से 1,05,000 है, चाहे इसमें लॉस हो रहा है और इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नेट में बेनिफिट में, तो वो भी वैल्यूएशन कहलाता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये वो रेट है कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द डिलीवरी ऑफ अ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। सो रेट आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपको जो करेंसी डिलीवर होगी वो फ्यूचर में होगी, एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर, ठीक, यानी आज आपको रेट मिल रहा है यूएस डॉलर, ठीक है, और यूएस डॉलर था 160 का, ठीक है, लेकिन आपको आज यूएस डॉलर्स नहीं लेने, आपको बैंक कहता है कि अच्छा हम आपको ना 3 महीने बाद 161 का दे देंगे, ठीक है, इन 3 मंथ्स। तो आप उनसे आज
इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब आपको पता है कि 3 महीने बाद मुझे डॉलर कितने का मिलेगा, 161 का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बिजनेसमैन को यह है कि 3 महीने के लिए उनके पैसे ब्लॉक नहीं हुए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट की फ़ी जो है वो उन्होंने पे कर दी, और वो थोड़ी होती है। फ़र्ज़ करें मुझे 50,000 US$ चाहिए 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्सचेंज रेट क्या होगा, वी डोंट नो। तो इसलिए 50,000 के लिए मैं जो फ़ी है मैं कहता हूँ कि ओके 25,000 रुपया ले लें मुझसे फ़ीस और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे सिर्फ 25,000 लगेंगे, जबकि अगर मैं ये आज की डेट में ख़रीद के रखूँ तो मल्टीप्लाई बाय 160 अच्छी खासी रकम बनती है, 8 करोड़ रुपए मैं ब्लॉक करके बैठ जाऊँगा। उस 8 करोड़ से मैं इन 3 महीनों में पता नहीं कितना कमा लूँ, तो ये 25,000 मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके मैं अपने आप को सेव कर लेता हूँ। अब फॉरवर्ड वैल्यू डेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये वो डेट है ऑन विच करेंसीज इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आर एक्सचेंज्ड, यानी असल में जो ट्रांजैक्शन होती है 3 महीने बाद की जो डेट है वो स्पेसिफाई हो जाए तो वो फॉरवर्ड वैल्यू डेट कहलाएगी। अच्छा, डेट्स में भी शॉर्ट, राउंड और ब्रोकन हो सकती है। शॉर्ट, राउंड और ब्रोकन से क्या मुराद है? ठीक है, शॉर्ट मतलब एग्जैक्ट डे बता दिया, फर्ज करें 4 अक्टूबर। राउंड क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल बिफोर 10th अक्टूबर। ठीक, और ब्रोकन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो एलिमेंट है वो बता दिया जाए बिटवीन 5 to 10 अक्टूबर। सो इसमें आपको एक्सरसाइज करना है, या आपको बता दिया जाए कि लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट करें मार्च, तो इस तरह से अगर टाइम लिखा हो तो ये ब्रोकन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट है आउटराइट एंड स्वैप फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस का। सो आउटराइट लफ्ज़ ही आपको बता रहा है कि वो इमीडिएट है। ठीक है, और इमीडिएट में भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक हमारे पास है एग्जैक्ट स्पॉट, तो ये है मार्केट डिलीवरी, मार्केट प्राइस पे आपकी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस पे आपकी ट्रांजैक्शन होती है। जो आउटराइट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी स्पॉट का ही है, लेकिन इन्वॉल्व द सेल और परचेज ऑफ करेंसी फॉर अ डिलीवरी मोर देन 2 days इनटू द फ्यूचर, 2 दिन से ज़्यादा। सो स्पॉट को मैक्सिमम जो है वो विद इन 2 days माना जाता है, मार्केट प्राइस पे विद इन 2 days डिलीवरी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिलीवरी है मोर देन 2 days की हो, फॉर एग्जांपल 3 days में आपको कहा जाए कि डिलीवर होगा, तो ये आउटराइट कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्राइस आज की ही उस पे वैल्यू पे तय हो गई है। फिर इसी तरह स्वैप ट्रांजैक्शन के स्वैप के लफ्ज़ी मतलब होते हैं एक्सचेंज करने। सो स्वैप ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स अ स्पॉट परचेज अगेंस्ट अ मैचिंग आउटराइट सेल। सो आपने आज जो है वो स्पॉट परचेज की है, यानी इमीडिएट, किसके अगेंस्ट, अ मैचिंग आउटराइट सेल, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मैं पहले जो है वो मैचिंग आउटराइट सेल के अगेंस्ट फिर मैं स्पॉट परचेज करूँ, या स्पॉट सेल करूँ और मैचिंग आउटराइट परचेज करूँ। सो ये आपका स्वैप ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि आपने आज को फॉर एग्जांपल 3 दिन बाद की ट्रांजैक्शन से स्वैप कर लिया। अब स्वैप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड स्वैप है, फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्वैप है, फिर ओवरनाइट स्वैप है, और फिर टुमारो नेक्स्ट स्वैप है। ये तो हो गया यानी कल, ठीक है, यानी +1 T+1, और दूसरी एक्सचेंज होगी नेक्स्ट यानी T+2 से। ओवरनाइट स्वैप क्या है कि आप T को T+1 से स्वैप कर रहे हैं। फॉरवर्ड स्वैप क्या है, फॉरवर्ड स्वैप आपका ये है कि आपने स्पॉट को, या जो आपका आउटराइट था जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसको आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ
स्वैप करती है। जो फॉरवर्ड स्वैप है, फर्स्ट करें आपका जो फॉरवर्ड है वो t+30 का है एक, उसको आपने स्वैप कर लिया है t+60 वाले के साथ। सो हैं दोनों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपने उनको एक दूसरे के साथ स्वैप कर लिया है। सो ये टाइम पीरियड की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये टाइप्स जो है वो डिफरेंट होती जाती है। अब जो फॉरवर्ड स्प्रेड है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्प्रेड का कॉन्सेप्ट आता है। सो आपके पास एक फॉरवर्ड रेट है और एक स्पॉट रेट है, उन दोनों का डिफरेंस लें, यानी एंडिंग माइनस बिगिनिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया, कितना टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉरवर्ड रेट है, जैसे अभी हम कह रहे थे 161 का है, स्पॉट रेट है 160 का, तो ये मेरे पास 160 आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो ये साल का आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तो 3 महीने का कर रहा हूँ, तो एन जो है वो 3 मंथ्स आ गया। सो अब इसका आंसर जो है वो मैं ले सकता हूँ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है जी, और इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो ये आ जाएगा 0.025, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो ये 2.5% आ जाएगा। तो अब मेरे पास फॉरवर्ड स्प्रेड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा 2.5%। अब आपको कुछ चीज़ें प्रीमियम पे मिलती हैं, कुछ चीज़ें डिस्काउंट पे मिलती हैं। अगर आपका जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वाई प्रीमियम पे सेल हो रहा है। सो जो वाई प्रीमियम पे सेल हो रहा है उसको हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह जो है वो, अगर आपका जो फॉरवर्ड रेट है कम है स्पॉट रेट से, तो इसका मतलब है कि वाई जो है वो डिस्काउंट पे सेल हो रहा है, और अगर ये किसी तरह से बराबर हैं तो इसका मतलब है बोथ करेंसीज आर फ्लैट। फिर आउटराइट और स्वैप रेट्स में क्या डिफरेंस है? एन आउटराइट फॉरवर्ड रेट इज कोटेड एज बिड एंड ऑफर रेट। जो आउटराइट जो हमारे पास फॉरवर्ड रेट है उसको हम इस तरह से कोट करते हैं, लेकिन जो स्वैप रेट है वो बेसिकली पॉइंट्स में कोट होता है, रिप्रेजेंटिंग द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। इसका मतलब है अगर प्लस फर्स्ट करें 25 लिखा हुआ है तो ये प्रीमियम पे होगा, और अगर फर्स्ट करें -32 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्काउंट पे होगा। अब ये देखिए उसने पॉइंट्स कहा है, तो रिकॉल करें हमने कहा था 1.25627, ये हमारे पास सेंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, और ये पिप था। तो इसका मतलब है कि अगर आज का रेट 62 है तो उसमें +25 करेंगे तो हमारे पास स्वैप रेट आ जाएगा, और -32 करेंगे तो फर्स्ट करें वो डिस्काउंट वाला स्वैप रेट भी आ जाएगा हमारे पास। सिर्फ इस 62 में से प्लस करना है 25 और 32 माइनस करना है। अच्छा जी, अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर मार्केट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड नॉन बैंक डीलर्स ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है एज ए सेंट्रल बैंक, और हमारे पास बहुत सारे फॉरेक्स के डीलर्स हैं एंड दे आर ऑथराइज्ड डीलर्स। सो उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और स्टेट बैंक है वो उन्हें परमिशन दी होती है, उनके पास लाइसेंस होता है तो वो बैठते हैं। मार्केट हैज़ ग्रोन सिंस द फ्लोटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो फ्लोटेशन में, यानी ओपन रेट, ओपन मार्केट रेट्स के साथ जो है वो मूव करना शुरू हुआ, तो हमारा भी कंट्रोल्ड, हम उसे कहते हैं, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग है। मैनेज फ्लोटिंग क्या कहलाता है? बेसिकली आप अपर और लोअर लिमिट डिफाइन कर देते हैं और कहते हैं कि इसके दरमियान में जो आपने अप डाउन करना है वो करते हैं। सो हमारा जो है वो ±5% मैनेज फ्लोटिंग जो वो होती है। इसका मतलब ये है कि 5% से ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन होगी तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, प्लस में या माइनस में, दोनों केसेस। फिर अगर हम रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर मार्केट को देखें
तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब यह है कि आपने ऑटोनॉमी बहुत सारे बिजनेसेस को दी है। इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ बहुत हाई रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। इस साल में जो है वो डिक्लाइन आया है। तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से भी हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन बहुत फेवरेबल है, बाकी सारी मार्केट सो रही होती हैं और वो जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट है, ख़ास तौर पे जो डेरिवेटिव्स की मार्केट्स हैं, वो बहुत एक्टिवली प्ले कर रही है। और पूरी दुनिया में जो एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी है उसने भी बड़ा रोल प्ले किया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ग्रोथ में, इवन हमारी जो ग्रोथ या डिक्लाइन, दोनों फैक्टर्स में हमारे एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। तो आजकल की जो इकॉनमी के बुरे हालात हैं उसमें आपकी जो सबसे बड़ी मेजर रीज़न दी जाती है एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट में मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो महंगा हो गया हमारे पास। तो इस वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो है वो कंट्री। इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो ऑन द राइज है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपना रोल साइमल्टेनियसली प्ले कर रही है। ओके जी, दैट्स